अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि एक इंडियन डेलीगेशन ने भी पाकिस्तान एयरफोर्स के जो डिस्प्ले पर रखे गए सिस्टम्स थे, जिनमें GF-17 मुशाक एयरक्राफ्ट थे, उनको विजिट किया है। और इसके साथ साथ एक प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा प्रोपेल किया जा रहा है कि क्यों GF-17 थंडर ने एरोबैटिक परफॉर्मेंस नहीं दी। तो इसको हम लॉजिकली डिबंक करेंगे। हम दूसरा ये भी बात करेंगे कि रिसेंट 2025 की रिपोर्ट जो कि यूएस कांग्रेस को पेश की गई है, उसमें पाकिस्तान और इंडिया के मई के क्लैशेस को लेकर बहुत ही ज्यादा नई अपडेट्स भी हैं और नई इन्फो भी है। और वहां अच्छा खासा इंडिया को रगड़ा गया है, बहुत सी चीजें एक्सपोज की गई हैं, मैं यूं कहूं तो। और इस रिपोर्ट में ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में ही रशिया और चाइना को भी डिस्कस किया गया है। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो दुबई एयर शो में मुख्तलिफ नए वेपन सिस्टम्स प्रेजेंट किए गए, जिनमें बहुत ही ज्यादा जो हाईलाइटेड रहे हैं वो SU-57 है, देन F-15s हैं, और फिर GF-17 थंडर ब्लॉक 3 है। इसी तरह यूएस अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन यहाँ GF-17 थंडर जो डिस्प्ले किया गया है, उसके साथ जो वेपन सिस्टम्स डिस्प्ले किए गए हैं, वो ऑलमोस्ट सारे वो वेपन सिस्टम्स हैं जो पाकिस्तान किसी ना किसी ऑपरेशन में यूज कर चुका है। यानी कि बैटल टेस्टेड वेपन सिस्टम्स हैं प्लस बैटल टेस्टेड एयरक्राफ्ट है। और मुशाक के बारे में सब जानते हैं कि मल्टीपल कंट्रीज इसको यूज करती हैं। यहाँ एक इंडियन डेलीगेशन ने भी GF-17 थंडर जहां डिस्प्ले किया गया था, उस पर्टिकुलर साइट का दौरा किया। हम ये कह सकते हैं कि GF-17 थंडर को उन्होंने इंस्पेक्ट किया, देखा, उसको ऑब्जर्व किया। और यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स का जो क्रू था, वहाँ स्टाफ था, उन्होंने हॉस्पिटलिटी का मुजाहरा किया और उन्हें ड्रिंक्स वगैरह ऑफर की और एक अच्छा माहौल देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और प्रोफेशनलिज्म है इसमें। कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये बेसिकली इंडियन डिप्लोमेट्स से ही उनका डेलीगेशन था जो कि पाकिस्तानी इस स्टॉल को विजिट कर रहा था। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस इंडियन डेलीगेशन ने तेजस को भी विजिट किया या तेजस अभी भी इसका ऑयल लीक कर रहा था, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा प्रोपेल किया जा रहा है कि GF-17 ने इसके तीनों दिन फ्लाई पास एरोबैटिक परफॉर्मेंस का मुजाहिरा नहीं किया, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जी थंडर में कोई टेक्निकल इशू था। ये मल्टीपल इंडियन ओसेंट रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, ये ट्वीट्स और ऑलमोस्ट सेम वर्डिंग है जैसा कि पीछे से एक व्हाट्सएप ग्रुप में आया और आगे से हर किसी ने थोड़ी बहुत चेंज करके पोस्ट कर दिया। हालांकि इससे पहले भी जो रिसेंटली एयर शोज हुए हैं, उसमें एक आपने पैटर्न देखा होगा कि GF-17 ब्लॉक 3 स्टैटिक डिस्प्ले के लिए प्रेजेंट किया जाता है और एरोबैटिक परफॉर्मेंस के लिए ब्लॉक 2 या ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है। बेसिकली तो ब्लॉक 1 इस वक्त है ही नहीं, जितने भी ब्लॉक 1 है वो ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड पर अपग्रेडेड है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक GF-17 ब्लॉक 3 भेजा गया था और उसका सोल पर्पस था कि अपनी पूरी वेपनरी को स्टैटिक डिस्प्ले में शो करना। यानी कि एक जगह GF-17 थंडर को पार्क किया जाए, उसके इर्द गिर्द पाकिस्तान एयरफोर्स जितने भी वेपन सिस्टम्स यूज कर रही है, जैसा कि CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल है, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, PL-10 है, देन एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स जो हैं, तकबीर, अलबत्तार और दूसरी इस तरह की म्यूनिशन, उसको प्रेजेंट किया जाए ताकि मुख्तलिफ फॉरेन कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सकें और उन्हें इस पूरे वेपन सिस्टम को कम्प्लीटली करीब से देखने का मौका मिल सके। इस दफा कोई प्लान था ही नहीं एरोबैटिक परफॉर्मेंस का। वो तब होता अगर 2 या 3 GF-17 थंडर भेजे जाते, लेकिन इस दफा सिर्फ एक ही भेजा गया था। अब आ जाते हैं हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पर जो और भी ज्यादा अहम है। दोस्तों, यूएस चाइना 2025 से रिलेटेड जो ऑफिशियल रिपोर्ट है यूएस कांग्रेस को प्रेजेंट की गई, उसमें पाकिस्तान और इंडिया के रिसेंट होने वाले क्लैशेस को लेकर काफी ज्यादा डिटेल से डिस्कशन की गई। इसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि इस 4 दिन की जंग में या 4 डे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को क्लियर मिलिट्री एज था, मिलिट्री विक्ट्री मिली पाकिस्तान को। इसके साथ साथ यूएस ऑफिशियल कांग्रेस को जो रिपोर्ट लिखी गई है, उसमें पहली दफा ये वाज़ेह किया गया है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिस्ट्रक्शन हुई है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम की डिस्ट्रक्शन को लेकर यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट इसे सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम की डोमेन के अंडर काउंट करती है और लिखा गया है कि सब्सिक्वेंट लो रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी एनालाइज्ड बाय इंडिपेंडेंट डिफेंस ऑब्जर्वर्स रिवील्ड एविडेंस ऑफ बर्न मार्क्स एंड लोकलाइज्ड ग्राउंड डिस्टर्बेंस एट द सस्पेक्टेड S-400 साइट, जिसकी वजह से ये पता लगता है कि वहाँ कुछ ना कुछ हिट हुआ है। और इस चीज को आप गौर से अगर पढ़े तो इंडिपेंडेंट डिफेंस ऑब्जर्वर्स उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है। इसी की पाकिस्तान ने जो सैटेलाइट इमेजरी रिलीज की थी, उसमें भी ये ग्राउंड डिस्टर्बेंस या एक इम्पैक्ट साइट देखी जा सकती है। बट जैसे ही चीज बोर्ड रेडार S-400 का हिट हुआ था, तो इंडिया ने उसी वक्त इसे रीलोकेट कर दिया था। और इसको लेकर उस वक्त जो इंडियन पंजाब में मौजूद लोकल मीडिया था, उनके लोकल करस्पॉन्डेंट्स ने ये चीज भी कंफर्म की थी कि उसी रात के उसी वक्त फजर के टाइम ही जब स्ट्राइक हुई, तो इंडिया ने आदमपुर बेस से कोई हैवी मिलिट्री कुछ अननोन हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट कैमोफ्लेज में कवर किया हुआ वहां से जल्द से जल्द डिस्प्लेस किया था। ਉੱਥੇ ਆਦਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ S-400 ਖੜੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਈ S-400 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਜਾਣੀ ਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ S-400 ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਮੰਗਵਾਈ ਆ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ S-400 ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤਰਪਾਲ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਆਦਮपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। तो वो तमाम कड़ियां अगर मिलाई जाएं तो ये चीज़ कंफर्म होती है कि S-400 तो हिट हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट इसे क्यों इतना ज़्यादा मिल्क कर रही है, उसके सिंपल सी रीज़न ये है कि ये सिस्टम रशिया का है और अगर रशिया का सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ है तो यूएस उसको हाईलाइट करेगा और यूएस इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड होगा कि पाकिस्तान ने किस किस्म की टैक्टिक्स को यूज़ किया कि 400 किलोमीटर पर वो हिट कर सकता है डिफेंस सिस्टम, बट स्टिल पाकिस्तान बहुत करीब गया, उसे जाकर डिस्ट्रॉय किया और कोई भी अपना एसेट खोए बगैर कामयाबी के साथ वापस भी आ गया। क्योंकि ये बेसिकली एक सुसाइड मिशन था कि आप ट्रेन हगिंग करते हुए S-400 के करीब जाते, देन एल्टीट्यूड गेन करके उस पर CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करते और आप दोबारा से वापस पलट जाते। जब आप मिसाइल फायर करने के लिए एल्टीट्यूड गेन करते तो आप इजीली S-400 के रडार की रेंज पर आते और आप पर मिसाइल फायर हो जाता और अल्टीमेटली आपका एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ, जो कि इस चीज को वाजे करता है पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स की प्रोफेशनलिज्म, उनकी महारत और दूसरी चीज कि पाकिस्तान एयरफोर्स का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेक्ट्रम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि S-400 सिस्टम के आयतर रडार से उन्हें पिक नहीं कर सके, या अगर पिक कर भी लिया तो वो उसको सही तरीके से ट्रीट ही नहीं कर सके, जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सके। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।